Hello, I welcome you all to Major HS Khalsi's Balnui Academy. I am Sameer Singhal, your GS faculty, and in today's session we are going to discuss the CDS 2 2025 economics question. So let's start with it and let's see that कि कौन-कौन से क्वेश्चंस इस बार यहाँ पे पूछे गए और किस प्रकार से हम इनको आंसर करते हैं. चलिए शुरू करते हैं एक बार. सो गाइज CDS 2 2025 में अगर हम चलें तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा. पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड स्टैटिस्टिक्स टू इवैल्यूएट वेयर एन इकोनॉमी स्टैंड्स इन द फाइनेंशियल साइकिल. एक फाइनेंशियल साइकिल में जो इकोनॉमी है उसका कैसे हम एक पर्पस निकाल सकते हैं कि कैसे वो एक अच्छी इकोनॉमी थी. इसके लिए हमें यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए. बेसिकली हमें एक प्रोपोर्शन दिया गया, क्या, टैक्स और जीडीपी रेशियो, फिजिकल डेफिसिट एंड जीडीपी रेशियो, हाउस होल्ड कंजम्पशन और जीडीपी रेशियो, क्रेडिट एंड जीडीपी रेशियो. अगर हम यहाँ पे देखें तो जीडीपी के हिसाब से आंसर निकालना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि हमें ये देखना होगा कि बाकी कौन सी चीज है जिससे हम बेहतर तरीके से अपनी इकोनॉमी को इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो गाइस देखा जाए तो टैक्सेशन और जीडीपी ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमें दिखता है. फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है. हाउस होल्ड कंजम्पशन और जीडीपी ये मैं नेग्लेक्ट इसलिए कर सकता हूं क्योंकि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जहां पर हम पर्टिकुलर हाउस होल्ड की जिक्र करते हैं, हाउस होल्ड की बात करते हैं. लेकिन इन सभी ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो एक सबसे बेहतर ऑप्शन है जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बेहतर तरीके से बता सकता है, वो है दो चीजें. एक, उस देश का कितना क्रेडिट है यानी कर्जा है, और दूसरा कि उस देश में क्या जीडीपी रेशियो चल रहा है या क्या जीडीपी वहां पे चल रही है. तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो सबसे सही आंसर यहाँ पे दिखता है दैट इज द ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इसको याद रखिएगा. इसमें काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे, ऑप्शंस थे, लेकिन हम इसके साथ जो सबसे सही के साथ, सबसे सटीक के साथ जाएंगे दैट विल बी डी ऑप्शन, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो. तो इसको याद रखिएगा. सो गाइस दिस वन विल बी डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट वन, हियर इट इज. क्या क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा. यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स इज और आर करेक्टली मैच्ड. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इकोनॉमी का और थोड़ा सा आप देखो तो करंट अफेयर से संबंधित आपको दिखता है. यहाँ पे पहली बात करते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की, जो कि बात करता है रिशेपिंग कॉर्पोरेट लैंडस्केप. ये अभी फिलहाल कुछ सालों से अगर हम बात करें आफ्टर द कोरोना, यहाँ पर इस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं कि हमने ये देखना भी शुरू किया कि कैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को और बेहतर बना सकते हैं. और उसके लिए हमने जिस चीज की शुरुआत करी वो था ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. और इसको हमने कॉर्पोरेट्स के साथ इसलिए लेकर आए ताकि हम कॉर्पोरेट्स की वैल्यू को और अच्छे से लोगों तक पहुंचा सकें और एक ऐसा लैंडस्केप क्रिएट कर सके भारत के अंदर कि और ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज भारत में आना पसंद करें और आकर भारत के अंदर एक अपना बिजनेस यहाँ पे वो चालू कर सकें. दूसरी बात पर अगर आते हैं तो यूविन पोर्टल की बात ये कर रहा है. यूविन पोर्टल जो है, यूविन पोर्टल बेसिकली बात करता है किसके बारे में, ये कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अक्रॉस स्टेट्स. ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कोविन पोर्टल एक बनाया गया था जो बेसिकली कोविड से संबंधित था. ऐसे ही यूविन पोर्टल जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज और वैक्सीनेशंस और उनके नवजात बच्चों के लिए यानी इन्फेंट्स के लिए वैक्सीनेशंस की बात करता है. तो यूविन पोर्टल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी बिजनेस के संबंधित नहीं है बल्कि मेडिकेशन से संबंधित है. तो पहला ऑप्शन सही होगा. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओनली वन. आप इसमें सही आंसर क्या मार्क करेंगे, ए ऑप्शन, दैट इज वन ओनली. इसमें अब आते हैं गाइस तीसरा क्वेश्चन. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अगर आपने करंट्स में योजनाएं बहुत अच्छे से पढ़ी थी तो आप इस तक पहुंच सकते थे, वरना एक मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा. क्या कह रहा है, कह रहा है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ. ऑप्शंस हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. अब यहां पे अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि इन सभी ऑप्शंस में से जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है ये दो चीजों की बात करता है, एक रूरल और एक अर्बन. और यहां पर जो इस समय बात हो रही है वो हो रही है सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट. और ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, तो अर्बन डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में हो रही है. तो इसी योजना के अंतर्गत
हम बात जब करते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट का एक केस आता है, तो उसके अंतर्गत हम सोशल मोबिलाइजेशन और इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट को लाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसको याद रखिएगा। यहां पे अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा और थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आप करके आए हो तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो करने लायक था। क्या क्वेश्चन है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टाइप्स ऑफ द फॉर्म्स एंड फीचर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा फीचर आपको सही मैच होता हुआ नहीं दिखता है? अगर हम ध्यान से देखें तो ओलिगोपॉली फॉर्म, ये इंटरडिपेंडेंस बात करता है, डिसीजन मेकिंग। ओलिगोपॉली आप सब जानते हैं, यहाँ पे कुछ ही कंपनियां रूल करती हैं, तो डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस हो सकती है। मोनोपोलिस्टिक, ये भी बात सही कह रहा है, फर्म इज अ प्राइस सेटर, फर्म जो होता है वो प्राइस सेट करता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोली फर्म, ये दो बातें कर रहा है। पहला कह रहा है प्रोड्यूस एन एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, मोनोपोली फर्म में बात कर रहा है, और दूसरा कह रहा है प्रोड्यूस सोशली ऑप्टिमम आउटपुट। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों ही ऐसी चीजें हैं जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हम कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट के लिए या कैपिटलिस्टिक सोच के साथ हम काम कर रहे हैं, है ना। बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर की बात यहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखा जाए तो आपको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स में एक और चीज आपको मिलेगी कि आपको जो है परफेक्ट कंपटीशन जहां पे मिलता है तो थोड़ा सा वहां पे सोशल ऑप्टिमम आउटपुट का भी ध्यान वहां पे कहीं ना कहीं रखा जाता है कि भाई जो एक सामाजिक आउटपुट है वो थोड़ा सा बना रहे। मोनोपोली फर्म जो है वो यहाँ पर एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट की बात करती है, यानी कि वो बात ये करती है कि भाई जो हमारी मोनोपोली है उसके अंतर्गत एक एफिशिएंट आउटपुट जनरेट हो पाता है या नहीं। इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर आप मार्क करेंगे वो यहां पर आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को अगर हम देखें तो ये यहां पर सोशलिस्ट ऑप्टिमम आउटपुट की बात कर रहा है, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। बाकी के तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, सो आंसर विल बी डी। अगली बात पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने कहा इकोनॉमी में क्वेश्चंस करंट बेस्ड ज्यादा रहते हैं। अगेन यूनियन बजट 2025 इंक्रीज द सेक्टोरल कैप ऑफ एफडीआई टू 100% फ्रॉम 74% फॉर। और जब ये हुआ था तो बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई थी, और ये दोस्तों कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर है। इस पर चर्चा काफी ज्यादा हुई थी, इसलिए सबको पता होना चाहिए। द आंसर इज इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में जो पर्टिकुलर सेक्टोरल कैप है उसको बढ़ाकर 100% किया गया था 74% से। मतलब यहाँ पर जो है इंश्योरेंस को थोड़ा लोगों तक पहुंचाने के पर्पस को देखते हुए इस चीज को यहाँ पे फैसला लिया गया है, क्योंकि भारत में वैसे भी इंश्योरेंस को लेकर बहुत कम जागरूकता होती है। तो उसको देखते हुए इस तरीके से लोगों को एक सही तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का एक तरीका बनाया जाए, उसको देखते हुए ये काम यहाँ पे हाल ही में बजट में किया गया है। इसकी काफी सराहना भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस इज कॉल्ड। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि स्टिकर प्राइस सेम होता है लेकिन जो साइज होता है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, या फिर इस तरह की चीजें कई बार देखने को हमें मिलती हैं। अब अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सा इकोनॉमी टर्म जो है उसको सही तरह से डिफाइन करता है? डिफ्लेशन नहीं कर सकता। डिफ्लेशन आप सब जानते हैं, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब महंगाई बढ़ रही हो उसको कम करना, यानी मंदी लाना, तो ये खत्म हो गया। रिफ्लेशन ये भी नहीं हो सकता, और डिसइंफ्लेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं बेसिकली कोशिश करते हैं या बात करते हैं कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कुछ समय के लिए कम करने की। यहाँ पर केवल एक ही शब्द जो है वो इसको सही तरीके से डिफाइन करता है, दैट इज कॉल्ड द श्रिंकफ्लेशन। यानी अगर आप थोड़ा भी आपने यहाँ पे एक कहते हैं कि एक रिस्क लेकर अगर आपने इसको मार्क किया होगा तो बहुत अच्छा किया। द आंसर इज श्रिंकफ्लेशन। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इसको देखें तो रैंक को सीधा ना पूछ के थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया। क्या कह रहा है? हमें यहां पे बताना है करेक्ट कौन सा है। और पहला कह रहा है कि इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्टेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2015 एंड 2024। 2015 से 2024 में
यहाँ पे अगर मैं इस बारे में बात करूं तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूं इस पॉइंट से, क्योंकि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमारी जो रैंक है वो 2015 से लेकर अब तक बहुत बेहतर हो चुकी है। 2024 में जो रैंक है वो 39 रही है, 2015 में जो रैंक है वो थी 81। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस चीज में तो बहुत अच्छा खासा हमने चीज यहाँ पे हासिल करी है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा कह रहा है द फंडिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सोर्स प्राइमरली फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज एंड इज सेक्टोरली कंसंट्रेटेड इन फार्मास्यूटिकल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर अगर बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स में हमारी पब्लिक सेक्टर्स भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 1। तो जिन बच्चों ने ओनली 1 इसका लगाया है बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इसका सही आंसर मार्क कर लिया। नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पर अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या कह रहा है? कह रहा है इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1999 इन गुवाहाटी। पहला ही पॉइंट गलत है, क्योंकि ये 1999 की जगह पर यहां पर क्या होना चाहिए था? इट शुड बी 1993। ये 1993 में गुवाहाटी में बना, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कह रहा है द मेन एम इज टू इंस्टीट्यूट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के इंस्टीट्यूट में इन्हीं इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात की जाती है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइज? आंसर विल बी ओनली 2। याद रखिए IIE कब बन के तैयार हुआ? 1993 इन गुवाहाटी। Okay, now another one, again a very good question, and it is also a static based question, the data based question, factual based question from the all the reports that come generally annually. So the question is consider the following statement about the union government expenditure on revenue account and effective capital expenditure. So effective capital expenditure as percentage of GDP has increased from 2020-21 to 2023-2024. दूसरा कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज इंक्रीज फ्रॉम 2020 2021 टू 2023 2024। इसमें अगर आप ध्यान से याद करो तो 2020 में जब लॉकडाउन था तो उस समय पर जीडीपी जो थी वो -22 या 23% के आसपास जा चुकी थी। आज की तारीख तक भी हम 7% पर पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उस चीज को भी अगर हम देखें तो उस चीज को देखते हुए क्या ये ऑप्शन आपको सही लगता है? यहाँ पे बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू अकाउंट परसेंटेज जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेंडिचर जो है उसमें इंक्रीज अब तक नहीं हो पाया है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बल्कि अगर बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ओनली 1। सो इससे हमें एक बात पता चलती है कि जितनी भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती रहती है समय समय पर, जीएसटी की या बाकी चीजों की या जीडीपी की, उनको पढ़ते रहना कितना जरूरी है। वहां से सीधे सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज नेक्स्ट वन इज, यहां पे देखो बात कर रहा है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। अगर हम ध्यान से देखें सो DEH was launched in August 2019. Aim is to boost the exports of only selected districts of the country. The India's foreign trade policy 2023 reiterated the role of DEH, and DEH aimed to promote exports by providing financial inclusion and facilitating logistical and infrastructural support. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, दूसरे ही ऑप्शन पे आप जाइए सीधा, और वो कह रहा है टू बूस्ट द एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। क्यों भाई सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ही क्यों? ऐसा कुछ थोड़ी होगा कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में ही कोई जीआई टैग दिया जाएगा या वहां पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात की जाएगी। DEH की सीधी सीधी बात है कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर साथ लेकर चलने की बात करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दैट वुड बी बी ऑप्शन, दैट इज द DEH इज टू सिलेक्ट ओनली सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। सिलेक्टेड नहीं होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें यहाँ पे देखना है नॉट करेक्ट, है ना। और ऑप्शन पढ़ के कहीं ना कहीं दिख भी रहा होगा। तो आंसर इज बी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दिस। यहाँ पे अगर हम देखें सो एक स्कीम की बात हो रही है। स्कीम का नाम है टिम टिम तारे, है ना, TTT।
एंड इसमें देखा जाए तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, अब जरा बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से एक बार। पहला क्या कह रहा है, टिमटिम टारे is a pioneering initiative that aims at imparting essential life skills to adolescent students across India। ये बिल्कुल सही है, और काइंड ऑफ अगर आप थोड़ा बहुत भी अनुमान लगाते तो आपको समझ आ जाता कि कहीं ना कहीं बच्चों से संबंधित होगा, जैसी स्कीम का नाम है तो थोड़ा सा हम रिस्क यहाँ पे ले सकते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइज, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। TTT is pioneering initiative that aims at imparting vocational and technical skills to students across India। लेकिन क्या छोटे बच्चों को वोकेशनल और स्किलफुल ट्रेनिंग देना यहाँ पे जरूरी होगा? नहीं, उनको बल्कि हमें देना जरूरी होगा टाइम मैनेजमेंट, उनको देना जरूरी होगा कि वो कैसे अपने आप को एक प्रेजेंटेबल तरीके से तैयार कर सकते हैं, कैसे वो कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, पहले ये चीजें सिखानी होंगी। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, दैट वुड बी ओनली 1, ए ऑप्शन, दैट इज ओनली 1। द नेक्स्ट वन अगेन रिपोर्ट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023-24 बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन्स डोमिनेंट इन एम्प्लॉयमेंट, यहीं पे बात खत्म हो जाती है वैसे तो, लेकिन फिर भी विद इट्स शेयर राइजिंग फ्रॉम 44% in 2017-18 to about 46% in 2023-24। टोटली गलत बात है ये, अगर हम इस पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बहुत ज्यादा ये देखा है, हमें अनुमान भी है, हमने देखा भी है कि फार्मिंग किस प्रकार से कम होती जा रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है, बल्कि एग्रीकल्चर से लोग प्राइवेट सेक्टर्स या सर्विस सेक्टर्स की तरफ जाने लग रहे हैं, है ना। दूसरा, शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर हैज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2017-18 टू 2023-24। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि फीमेल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है या फीमेल्स का जो भाग है वो यहाँ पे लगभग 44% के आसपास पहुंच जाता है पिछले बार के मुकाबले, जो कि एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका जो सही आंसर आप मार्क करेंगे दैट वुड बी ओनली 2। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा गाइस, द ओनली 2 ऑप्शन विल बी देयर। ओके, अनदर वन। सो which one of the following platform marks a transformative step in India's immunization efforts by digitizing vaccination records for pregnant women and children up to 16 years? So guys, अभी थोड़ी देर पहले I think हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसी में हमने चर्चा करी थी, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि यूविन, वहां पे लिखा हुआ था यूविन पोर्टल जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो प्रेग्नेंट वुमेन और उनके वैक्सीनेशन और उनके रिकॉर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ए ऑप्शन, दैट इज द यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल वो पोर्टल है जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन और उनके बच्चों के वैक्सीनेशन के सारे रिकॉर्ड्स बने रहेंगे, जैसे बिल्कुल पहले कोविन पोर्टल आया था जहां पे कोरोना के वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड हमें साझा किए गए थे। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरा आता है कौन सा, यूविन पोर्टल। सो गाइज, these were the questions that were asked in the CDS 2 2025 and I hope एक बहुत अच्छा अनुमान आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चंस आए। लेवल मैं कहूंगा मॉडरेट टू हाई, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स के सवाल थे ये सवाल थोड़े से मॉडरेट टू हाई लेवल में मैं कंसिडर करूंगा। एक आध क्वेश्चन को मैं कह सकता हूँ, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे ठीक ठाक थे जो आप कर सकते थे बड़े आराम से। बाकी ओवरऑल पेपर की जो एक लेवल था वो मॉडरेट था, इजी भी कह सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस हर पैटर्न पे हमें नहीं देखे गए। आने वाले समय में 2026 में हम क्या देख सकते हैं कि शायद पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाए, क्योंकि इस साल ज्यादातर पेपर जो हुए हैं वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट लेवल तक रहे हैं। लेकिन हम हर तरह से तैयार रहेंगे और बालनोई एकेडमी के साथ आप जुड़ेंगे तो आप इजी क्या, मॉडरेट क्या, हाई लेवल क्या, हर तरह से आप तैयार रह सकते हैं। सो गाइस, मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।